दोस्तों नमस्कार। मैं बी.एम. मिश्र अनसुने किस्से में आप सबका स्वागत करता हूं। अनसुने किस्से में मैं इस मंगलवार आपके लिए लाया हूं कहानी बेगानी कोख। चुप कर रिचा। मुझे आज समझ में आ गया कि अगर हम औलाद की नाजायज मांगे भी बिना सोचे विचारे पूरी करती रहें तो एक दिन ये औलाद हम ही को पाठ पढ़ाने लगती है। थोड़ा बहुत अर्चना से सीख लिया होता। इसने मेरी कोख से जन्म नहीं लिया, फिर भी हमेशा मुझे सिर आंखों पर बैठा कर रखा। मेरी थोड़ी सी कराह सुनकर बेचैन हो जाती है ये। और तुमने मुझे एक गिलास पानी देने से मना कर दिया। सामने खड़ी ऋचा को ऐसा लगा जैसे मां की आंखों से निकली गुस्से की ये लपटें उसे झुलसा देंगी। तो आइए सुनते हैं ये पारिवारिक कहानी। कहां चली गई ये लड़की? सुबह मेरी दवाई लेने गई थी। शाम हो रही है, लौटी नहीं। पूरा अपने मन का करने लगी है। 20 साल की हो गई, लेकिन बचपना अब तक नहीं गया। बेटी ऋचा का इंतजार कर रही पार्वती बेचैन सी दिख रही थी। उनकी नजर दरवाजे के पार सड़क पर टिकी हुई थी। पार्वती की चिंता बढ़ ही रही थी कि ऋचा अचानक दौड़ती हुई आई और अपनी बाहों से पार्वती को जकड़ लिया। कहां थी अब तक? सुबह की निकली, इतनी देर लौट रही है घर? कुछ मेरा भी ख्याल है तुम्हें? ला, मेरी दवाई कहां है? दिखावटी गुस्से के साथ पार्वती ने पूछा। अरे छोड़ो ना मम्मी, देर सवेर तो होती ही रहती है। बाहर निकलती हूं तो कोई ना कोई दोस्त मिल ही जाता है। फिर दोस्तों के बीच समय कितनी तेजी से गुजर जाता है पता ही नहीं चलता। ऋचा ने बेपरवाही के साथ जवाब दिया। मम्मी सुनो ना, संडे को हमारे कॉलेज में फेयरवेल है। मुझे एक अच्छी सी ड्रेस चाहिए, ऐसी ड्रेस जिसे मैं पहनूं तो लोग देखते ही रह जाएं। मेरी प्यारी मम्मी। गले लगकर पार्वती को बच्चों की तरह दुलारती हुई ऋचा बोली। बिटिया के प्यार भरे आलिंगन से पल भर में पार्वती का गुस्सा ठंडा हो गया। ले लो बेटा, कितने में आएगी? पार्वती ने मुस्कुराते हुए ऋचा के सिर पर हाथ रखकर पूछा। यही कोई 2000 की। इससे कम में तो मेरे पहनने लायक कोई ड्रेस मिलनी मुश्किल है। पार्वती अपने कमरे में गई और कुछ ही पलों में पैसे लाकर ऋचा के हाथों में रख दिए। जा खरीद ले अपनी पसंद की ड्रेस। ऋचा ने जब पैसे गिने तो उसके माथे पर थोड़ा बल पड़ा। मम्मी, तुमने पैसे गिने नहीं क्या? मैंने तो सिर्फ 2000 ही मांगे थे। इसमें तो 4000 रुपए हैं। हाँ, एक ड्रेस अर्चना के लिए भी ले आना। वो तो मुझसे कभी किसी चीज के लिए कहती नहीं। अब जब तुम अपने लिए ड्रेस खरीद ही रही हो तो उसके लिए भी लेती आना। मम्मी, तुमने भी तो हद कर दी। क्या जरूरी है कि अगर मैं कुछ अपने लिए खरीदूं तो वो चीज अर्चना दीदी को भी मिलनी चाहिए? मम्मी, मैं देखती हूं कि तुम हर वो चीज अर्चना दीदी को दिलाती हो जो मैं लेती हूं। क्या हम दोनों का कंपटीशन है कोई? नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। संकोची है वो। अगर वो कुछ ना मांगे इसका मतलब ये नहीं कि हम उसका ध्यान न रखें। चलो, अब मुझे अपना काम करने दो। पार्वती ऋचा के कमरे में बिखरे पड़े सामानों को जमाने में जुट गई। बड़ी लापरवाह है ये। कोई सामान ढंग से नहीं रखती। जहां जो मन आया फेंक दिया। पूरे कमरे को कबाड़ खाना बनाकर रख दिया है। पार्वती बड़बड़ाती रही और देखते ही देखते ऋचा न जाने कहां छूमंतर हो गई। सुनो ऋचा, जरा इधर तो आओ। अरे सुनती क्यों नहीं?
मैं बुला रही हूं ना तुम्हें। मम्मी की तेज आवाज सुनकर अर्चना दौड़ पड़ी। बोलिए मम्मी। अरे मैंने तुम्हें नहीं, ऋचा को बुलाया है। वो तो कहीं चली गई। कहाँ? अभी तो यहीं थी। अचानक बिना बताए फिर कहाँ चली गई? अर्चना सिर झुकाए हुए खड़ी रही। ठीक है, तुम जाओ, और जब ऋचा आए तो मेरे पास भेजना। जी मम्मी कहते हुए अर्चना अपने कमरे में चली गई और हमेशा की भांति किताबों के पन्नों में गुम हो गई। अर्चना का ज्यादातर समय किताबों के बीच ही गुजरता। इसके बावजूद मम्मी की एक आवाज पर वह दौड़ पड़ती। अर्चना मम्मी का खाना पीना, दवाई और अन्य छोटी मोटी जरूरतों का ध्यान सजगता के साथ रखती, जबकि ऋचा इसके ठीक उलट थी। उसका पूरा दिन नई नई फरमाइशें, खाने पीने के लिए बाजार की चीजें ऑर्डर करना, कपड़े और अपनी शान शौकत में ही गुजर जाता। इसी बीच मम्मी के बार बार कहने पर बड़ी मुश्किल से घंटे 2 घंटे कॉलेज के लिए समय निकालती, वो भी मुंह बनाते हुए। घर की जिम्मेदारियों से बिल्कुल बेपरवाह थी ऋचा। वृद्ध हो रही मां की भी उसे कोई फिक्र न थी। उसके घर आने जाने का कोई समय तय न था। बिना बताए जहां मन करता चल पड़ती। ऋचा बड़ी हो रही थी। पार्वती को उसका इस तरह घूमना फिरना पसंद न था। फिर भी वो कुछ न कहती। वो सोचती कि कहीं मेरे रोकने टोकने से ऋचा के मन को ठेस न पहुंचे। दूसरे दिन ऋचा बाजार से 2 ड्रेस लाई और मम्मी के सामने रख दी। कैसी है मम्मी मेरी ड्रेस? बहुत सुंदर, लेकिन ये अर्चना वाली ड्रेस कुछ हल्की सी लग रही है। हाँ मम्मी, मैंने उसके कलर के हिसाब से सिंपल सी ड्रेस खरीदी है। ज्यादा फैशनेबल कपड़े उस पर अच्छे नहीं लगते ना, इसलिए उसके लिए मैंने थोड़ी सस्ती ड्रेस खरीदी है। बाकी जो पैसे बचे थे उनसे मैंने अपने कुछ मेकअप के सामान खरीद लिए हैं। ऋचा मुंह बनाती हुई अपने कमरे की ओर चल पड़ी। सुनो ऋचा, ये ठीक नहीं है। मैंने 4000 रुपए इसीलिए दिए थे ताकि जैसी ड्रेस तुम अपने लिए लाओ वैसी ही अर्चना के लिए। फिर तुमने उसके लिए सस्ती ड्रेस क्यों ली? कल जाकर इसे बदल लेना और ठीक वैसी ही ड्रेस लाना जैसी तुम्हारी है। तुम दोनों ही मेरी लाडली हो। मैं चाहती हूं दोनों एक जैसी दिखो। हल्की हंसी के साथ पार्वती ने ऋचा की ओर देखा। कैसी बात करती हूं मम्मी? क्या जरूरी है कि जैसा कपड़ा मैं पहनूं वैसा दीदी भी पहने? मैं नहीं जाऊंगी बदलने। मम्मी, एक बात मेरी समझ में नहीं आती। तुम मुझे हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करती रहती हो, दीदी के पक्ष में बोलती रहती हो। अर्चना समझदार है, संकोची है, ऐसी है वैसी है। ऐसा क्यों मम्मी? अगर थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाए तो तुम्हें भी समझना चाहिए ना। आखिर दुनिया तो जानती ही है कि हम दोनों सगी बहनें हैं। फिर एक जैसी दिखने का क्या मतलब? अगर वो थोड़ी सस्ती भी ड्रेस पहन लेगी तो भी कहलाएगी मेरी बहन ही ना। ऋचा इतना ज्यादा बोल गई कि पार्वती ने उसका जवाब खामोशी से ही देना उचित समझा। उन्हें आज ऋचा की बातें चुभती सी लगी। वो चुपचाप अपने कमरे में चली गईं। रात को जब अर्चना ने पार्वती को खाने के लिए बुलाया तो उन्होंने ये कहकर मना कर दिया कि तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, बिल्कुल भूख नहीं है। अर्चना पार्वती के पास पहुंची और उनके बालों को संवारती हुई बोली, मम्मी क्या बात है? डॉक्टर ने आपको भूखे पेट सोने के लिए मना किया है। कुछ खा लीजिए, नहीं तो आपकी शुगर डाउन हो जाएगी, कमजोरी लगेगी। नहीं अर्चना, मेरा कुछ भी खाने का मन नहीं है। जाओ तुम खा लो और सो जाओ।
जी मम्मी कहती हुई अर्चना अपने कमरे में चली गई। सुबह वही हुआ जिसका अंदेशा था। पार्वती को चक्कर आ रहे थे। वो बिस्तर से उठ नहीं पा रही थी। देर तक हिम्मत जुटाने के बाद भी जब उनसे उठा न गया तो उन्होंने आवाज लगाई, ऋचा, बेटा जरा मेरे पास आओ। न जाने क्यों मन घूम रहा है, एक गिलास पानी भी लेते आना। ऋचा झल्लाते हुए बोली, मम्मी, मैं देर रात एक फ्रेंड की पार्टी से लौटी हूं, मुझे तेज नींद आ रही है। सॉरी मम्मी, किचन में जाकर आप खुद पानी ले लीजिए ना। अपने कमरे में पड़ रही अर्चना को ऋचा के शब्द बाण जैसे लगे। वह तुरंत उठी और पानी का गिलास लेकर पार्वती के सामने खड़ी हो गई। बिस्तर पर लेटी पार्वती की आंखें बंद थीं। वो अपने आप में ही बुदबुदा रही थीं। दोनों को तो एक जैसे ही पाला, फिर ये ऋचा इतनी कठोर कैसे हो गई। मम्मी पानी। पानी का गिलास पार्वती के कांप रहे हाथों में पकड़ाते हुए अर्चना उनके सिरहाने बैठ गई। दोपहर तक पार्वती की तबीयत में सुधार आया, फिर भी उनके चेहरे से लग रहा था कि वो किसी भीषण द्वंद्व के बीच संघर्ष कर रही हैं। शाम 4 बजे ऋचा आई और उछलती हुई पार्वती के पास पहुंची। मम्मी, फेयरवेल में आज मैं सबसे सुंदर दिख रही थी। मेरी ड्रेस और मेकअप की सभी तारीफ कर रहे थे। कॉलेज के सभी लड़के लड़कियां मुझे दूर तक छोड़ने आए थे। ऋचा, लेकिन आज तो तुम मुझे बेहद बदसूरत लग रही हो। सुबह मैंने तुमसे पानी मांगा था और तुमने जो जवाब दिया उसे सुनकर मुझे खुद से घृणा हुई। न जाने मेरी परवरिश में कौन सी कमी रह गई। तुम्हारे ये रंग ढंग ठीक नहीं है ऋचा। मम्मी, आपने मेरा रंग ढंग देखा ही कब? आप तो हमेशा दीदी के ही गुणों के कसीदे पढ़ती रहती हैं। उन्हीं से क्यों नहीं मांग लिया पानी? चुप कर ऋचा। मुझे आज समझ में आ गया कि अगर हम औलाद की नाजायज मांगे भी बिना सोचे विचारे पूरी करते रहें तो एक दिन ये औलाद हम ही को पाठ पढ़ाने लगती है। थोड़ा बहुत अर्चना से सीख लिया होता। इसने मेरी कोख से जन्म नहीं लिया, फिर भी हमेशा मुझे सिर आंखों पर बैठा कर रखा। मेरी थोड़ी सी कराह सुनकर बेचैन हो जाती है ये। और तुमने मुझे एक गिलास पानी देने से मना कर दिया। सामने खड़ी ऋचा को ऐसा लगा जैसे मां की आंखों से निकली गुस्से की ये लपटें उसे झुलसा देंगी। वो संभलते हुए बोली, इसने मेरी कोख से जन्म नहीं लिया। मम्मी, ये तुम क्या बोल रही हो? कौन है ये अर्चना? तुमने तो मुझे बताया था कि हम दोनों जुड़वा हैं। अर्चना ने पहले जन्म लिया इसलिए वो बड़ी है और मैं छोटी। हाँ ऋचा, अर्चना को मैंने जन्म नहीं दिया। वो दिन मुझे आज भी अच्छी तरह से याद है। उस दिन ने मुझे गौरवान्वित किया था, हमेशा के लिए मेरा सिर उठा दिया था। बहुत फख्र हुआ था मुझे एक महिला होने पर। डिलीवरी के लिए अस्पताल के जिस बेड पर मुझे रखा गया था उसके बगल में एक कमजोर सी महिला भर्ती थी। उसका पूरा शरीर सूख चुका था। वो हृदय विदारक प्रसव वेदना से कराह रही थी। डॉक्टरों ने पूरी ताकत लगा दी उसे बचाने में, लेकिन वो बच नहीं पाई। जाते जाते एक फूल सी जान को छोड़ गई। डॉक्टरों ने बताया कि अस्पताल के रजिस्टर में ये महिला लावारिस दर्ज है। चुपके से कोई इसे छोड़कर चला गया था। मैंने पूछा कि इस बच्ची का क्या होगा, तो उन्होंने कहा किसी अनाथ आश्रम को सौंप देंगे और क्या करेंगे। मेरा मातृत्व छलक पड़ा
और मैंने उस मासूम को अपनी बेटी के रूप में अपना लिया। थोड़ी देर बाद तुम्हारा भी जन्म हुआ। तुम दोनों को साथ लेकर मैं घर आ गई। लोगों को मैंने खुशी से बताया मेरी जुड़वा बेटियां हुई हैं। सबको ये मालूम है कि तुम दोनों ने मेरी ही कोख से जन्म लिया है। लेकिन आज मुझे समझ में आया कि जन्म देने से ही कोई अपनी औलाद नहीं हो जाती। शायद मेरे खून और परवरिश में ही कोई कमी रही होगी जो तुम मेरी बेटी नहीं बन पाई। अर्चना भले ही किसी दूसरी कोख से जन्मी हो, लेकिन मुझे उसमें एक संपूर्ण बेटी का रूप दिखता है। वो रूप तुम में मुझे अब तक नहीं दिखा। मित्रों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। कहानी यदि अच्छी लगी हो तो लाइक व शेयर करना न भूलें। और हाँ, यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। अगले मंगलवार हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।